हेलो साथियों, मेरा नाम है मुकेश पंचवारी और आज हम बात करेंगे राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा जो पटवारी का जो एग्ज़ाम 23 अक्टूबर 2021 को जो एग्ज़ाम लिया गया था, सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम साथियों। सेकंड शिफ्ट के अंदर जो एग्ज़ाम था उसका वाक्या सहित हल प्रश्न पत्र आज हम हल करने वाले हैं। तो इसके अंदर साथियों हम देखेंगे पहले कि आपका पहला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची आपकी जो सेकंड है के साथ सम्मिलित करना है और जो नीचे दिए गए कोटों में से सही उत्तर चुनना है कि कौन सा राइट है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे फर्स्ट है और यहाँ पे सेकंड है। तो इसके अंदर ये क्या कोड दिए गए हैं, तो वो इसमें दिया गया है कि आपका ये यहाँ देख सकते हो आप, इसको यहाँ से आपको मिलान करना है। तो सिट्रिक अम्ल किस में पाया जाता है? ब्यूटेरिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, ये किस में पाया जाता है? तो ये आपको यहाँ पे मिलान करना है। तो इसका साथियों राइट आंसर हो जाएगा इसके अंदर। ये आपको मैं पूरा हल ही दिखा देता हूँ। यहाँ पे देख सकते हो आप, ये इसके अंदर ए आएगा साथियों। और सिट्रिक अम्ल जो है साथियों इसमें नींबू में पाया जाता है ये, और ब्यूटेरिक अम्ल मक्खन में पाया जाता है, एसिटिक अम्ल सिरका में पाया जाता है और लैक्टिक अम्ल दूध में पाया जाता है। तो अपना ये पहला क्वेश्चन पूरा हो चुका है। दूसरा क्वेश्चन था साथियों इसके अंदर अति सूक्ष्म, यहाँ पे देख सकते हो, अति सूक्ष्म वस्तुओं के आवर्धन के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, माइक्रोस्कोप। ये माइक्रोस्कोप, ये हो जाएगा साथियों माइक्रोस्कोप। अति सूक्ष्म वस्तुओं के आवर्धन के लिए माइक्रोस्कोप सूक्ष्मदर्शी यंत्र का उपयोग किया जाता है साथियों। अति सूक्ष्म वस्तुओं के लिए क्या? माइक्रोस्कोप यानी सूक्ष्मदर्शी यंत्र का उपयोग किया जाता है। सूक्ष्मदर्शी की खोज जैकरियन जॉनसन ने की थी। किसने की थी? जैकरियस जॉनसन ने की थी। और इसके अंदर और भी ऑप्शन दिए गए हैं, उसके बारे में बताया गया कि हाइड्रोस्कोप का प्रयोग पानी की सतह के नीचे की वस्तुओं को देखने के लिए किया जाता है। यानी पानी की जो नीचे की जो सतह होती है उसको देखने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? हाइड्रोस्कोप का। और इलेक्ट्रोस्कोप का प्रयोग शरीर पर विद्युत आवेश की उपस्थिति का पता लगाने के लिए किया जाता है। और पेरिस्कोप ट्यूब के माध्यम से छवियों को प्रतिबिंबित करता है। तो इसके अंदर जो आपका दूसरे का राइट आंसर साथियों माइक्रोस्कोप हो जाएगा। अगला तीसरा क्वेश्चन साथियों, रतौंधी की कमी के कारण होती है। रतौंधी किस विटामिन की कमी के कारण होती है? तो साथियों इसमें आ जाएगा विटामिन ए की वजह से ये होता है। तो इसका ये पूरा हल अपन देख लेते हैं कि क्या वजह है। रतौंधी विटामिन ए की कमी के कारण होती है। इसका रासायनिक नाम रेटिनॉल है। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है। इसकी कमी से स्कर्वी नामक रोग होता है। यह एक पोषण संबंधी विकार है। विटामिन के का रासायनिक नाम प्लाइलोक्विनोन है। विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता है। विटामिन बी का रासायनिक नाम थायमीन है। विटामिन बी समूह या विटामिन बी कॉम्प्लेक्स शरीर को जीवन शक्ति देने के लिए अति आवश्यक विटामिनों का समूह है जो जल में विलय है और इसकी कमी से बेरी रोग होता है। तो आपको ये सारे विटामिन थे, क्या क्या बीमारी है वो सब आपको पता चल गया। ये साइंस से क्वेश्चन था साथियों। हृदय की पेशियाँ है, हृदय की पेशियाँ है, कौन सी है? तो ऐच्छिक और रेखित। चौथा क्वेश्चन है और ए इसका आंसर साथियों। हृदय की पेशियाँ ऐच्छिक एवं रेखित होती है। इससे हृदय की भित्ति बनती है। हृदय पेशी में हमेशा संकुचन एवं प्रसरण होता रहता है जो आजीवन चलता रहता है, जिसके कारण हृदय से रुधिर शरीर के विभिन्न भागों में प्रवाहित होता रहता है।
अगला क्वेश्चन है साथियों पांचवा, निम्न में से कौन सी सबसे मीठी शर्करा है? तो इसके अंदर फ्रक्टोज, फ्रक्टोज क्या है? फ्रक्टोज। सबसे मीठी शर्करा फ्रक्टोज है। फ्रक्टोज एक मोनोसेक्राइड है जिसका अर्थ है यह शर्करा का सबसे सरल रूप है, अर्थात इसे अधिक मूलभूत शर्करा इकाइयों में विभाजित नहीं किया जा सकता है। फ्रक्टोज का रासायनिक सूत्र C6H1206 है। ग्लूकोज सामान्य शर्करा है, इसमें बड़ी संख्या में कार्बोहाइड्रेट होता है और इसका आणविक सूत्र आप यहाँ पे देख सकते हो साथियों। ये अगला क्वेश्चन है साथियों इसमें 6 नंबर का, मनुष्य में रक्तहीनता एनीमिया का मुख्य कारण क्या है? तो इसमें लोह की कमी की वजह से ये रोग होता है। मनुष्य में रक्तहीनता एनीमिया का मुख्य कारण लोह की कमी है। यह लाल रक्त कोशिकाओं में पाए जाने वाले एक पदार्थ कण हीमोग्लोबिन की संख्या में कमी आने से होती है। हीमोग्लोबिन पूरे शरीर में ऑक्सीजन को प्रवाहित करता है और इसकी संख्या में कमी से शरीर में ऑक्सीजन की आपूर्ति प्रभावित होती है। सामान्यतः रक्त में हीमोग्लोबिन की मात्रा 12.0 से लेकर के 15.5 होनी चाहिए। सातवां, बीसीजी टीका बच्चों को किस रोग से बचाने हेतु दिया जाता है? तो इसमें आ जाएगा बीसीजी का, तो आपको पता है साथियों टीबी के लिए दिया जाता है। बीसीजी टीका बच्चों को टीबी रोग से बचाने हेतु दिया जाता है और बीसीजी के टीके का चिकित्सकीय रूप में पहली बार उपयोग 1921 में किया गया था। इसके आविष्कार का श्रेय 2 फ्रांसीसी वैज्ञानिकों को दिया गया साथियों। उनका नाम है अल्बर्ट कैलमेट और कैमिली गुएरिन। अगला क्वेश्चन है 8वां, सूची फर्स्ट है महाजनपद है और सूची सेकंड में राजधानी है, तो इसका क्या है, इनको सम्मिलित करना है। चलो हम डायरेक्ट हल पे आ जाते हैं साथियों। इसमें राइट आंसर तो वैसे बी होगा। महाजनपद और राजधानी, काशी की जो एक महाजनपद है उसकी राजधानी थी वाराणसी और अंग है इसकी है साथियों चंपा और वज्जी की वैशाली है और वत्स की है साथियों कौशाम्बी। 9वां क्वेश्चन है इन स्मारकों का उनके निर्माण के काल क्रमानुसार निम्न में से कौन सा क्रम सही है? काल क्रमानुसार इनको सेट करना साथियों। तो इसके अंदर जो सबसे पहले है आगरा का किला, 1573 ईस्वी में इसका निर्माण हुआ था और निर्माणकर्ता कौन थे इनके? अकबर। फतेहपुर सीकरी है, इसका जो साथियों है 1573 में हुआ था इनका भी और ये अकबर ने करवाया था फतेहपुर सीकरी का निर्माण भी। ताजमहल, इसका तो आप सभी को पता है साथियों 1643 के अंदर हुआ था, शाहजहां ने इसका निर्माण करवाया था। इंडिया गेट है 1931 के अंदर एडवर्ड लुटियंस द्वारा डिज़ाइन तैयार किया गया था इंडिया गेट का। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित है? तो साथियों इसके अंदर आ जाएगा रचना और रचनाकार है, तो इसमें अपन देखते हैं नागानंद, इसके रचनाकार है हर्ष, पूरा देख लीजिए पैराग्राफ। और मुद्रा राक्षस यानी विशाखदत्त। मृच्छकटिकम, इसका रचनाकार है शूद्रक। रत्नावली, इसका हर्षवर्धन है। अगला क्वेश्चन है 11वां, मुगल शासक जिसने 15 वर्ष निर्वासन में बिताए वह था, तो वो कौन था? हुमायूं। पूरी व्याख्या देख लेते हैं साथियों इसकी।
प्रथम मुगल शासक बाबर का पुत्र नसीरुद्दीन हुमायूं था और इसका जन्म 1508 ईस्वी में काबुल में हुआ था। हुमायूं का शासन अफगानिस्तान, पाकिस्तान और उत्तर भारत के हिस्सों में 1530 से लेकर के 1534 तक और फिर 1555 से 1556 तक रहा। बीच के 15 साल इसने निर्वासित जीवन व्यतीत किया था। हुमायूं की जीवनी का नाम हुमायूं नामा है, जो उसकी बहन गुलबदन बेगम ने लिखी थी। इनकी मृत्यु जनवरी 1556 ईस्वी में पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिर जाने की वजह से हुई थी। अगला क्वेश्चन है 12वां। सन ईस्वी में सती प्रथा का उन्मूलन राजा राममोहन राय की सामाजिक सुधार के क्षेत्र में सबसे बड़ी उपलब्धि थी। तो ये 1829 में। पूरा इसका हल देखते हैं साथियों। इसमें आ गया साथियों, राजा राममोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत कहा जाता है और आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है। ये ब्रह्म समाज के संस्थापक थे, जागरण और सामाजिक सुधार आंदोलन के प्रेरणाता थे तथा बंगाल में नव जागरण युग के पितामह थे। इन्हें बंगाली, संस्कृत, अरबी तथा पारसी भाषाओं का ज्ञान था। इन्हीं के सहयोग से सन 1829 ईस्वी में गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंक ने सती प्रथा को समाप्त कर दिया। इससे पहले अकबर और मराठा पेशवाओं ने भी सती प्रथा पर रोक लगाने का प्रयास किया था। प्रश्न नंबर 13, निम्न घटनाओं का सही क्रम क्या है? तो ये क्रम से आपको इसमें सेट करना है। तो इसमें जो एनएस पे चलते हैं सीधे अपन। क्रिप्स मिशन और मार्च 1942 में, लॉर्ड वेवेल प्रस्ताव 14 जून 1945 में, कैबिनेट मिशन मार्च 1946, माउंटबेटन योजना 3 जून 1947। तो ये आपको डेट याद रखना है, अगले एग्ज़ाम में भी आ सकता है साथियों। डेट इनकी तो फिक्स याद रखना आपको। हिंदू महासभा की स्थापना हुई थी, कौन से सन में हुई थी? तो ये 1915 में हुई थी साथियों। हिंदू महासभा भारत का एक राजनीतिक दल है और इसकी स्थापना मदन मोहन मालवीय के नेतृत्व में सन 1915 ईस्वी में हुई थी और विनायक दामोदर सावरकर भी इसके अध्यक्ष रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे संविधान सभा द्वारा इसके संवैधानिक सलाहकार के रूप में चुना गया था? तो इसमें BN राव को। इसमें साथियों आपका भारत के संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम स्वराज पार्टी ने 1924 में प्रस्तुत किया था तथा व्यक्तिगत रूप में MN रॉय ने 1934 में दिया था। संविधान सभा का गठन 1946 ईस्वी में किया गया। 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई, जिसका अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था और 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष निर्वाचित हुए। इसमें संविधान सभा संवैधानिक सलाहकार के रूप में BN राव को चुना गया। किसको? BN राव को चुना गया था संवैधानिक सलाहकार के रूप में। और 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किए गए उद्देश्य प्रस्ताव के साथ ही संविधान सभा की कार्रवाई प्रारंभ हुई। यानी उद्देश्य प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ही पेश किया गया था साथियों, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है साथियों इसके अंदर,
कौन से संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान में शिक्षा का अधिकार अंत स्थापित किया गया है? तो इसके अंदर आ जाएगा 46वां जो आपका संविधान संशोधन अधिनियम है जो 2002 में लाया गया था साथियों। देश के 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता देने संबंधी प्रावधान किया गया। इसे अनुच्छेद 21 के अंतर्गत मौलिक अधिकार में जोड़ा गया। इस अधिनियम द्वारा संविधान के अनुच्छेद 45 तथा अनुच्छेद 51 के में संशोधन किए गए। अगला क्वेश्चन है साथियों 17वां। निम्नलिखित व्यक्तित्व के भारत के उपराष्ट्रपति चुने जाने का सही क्रम है। तो साथियों क्रम ज़्यादातर पूछे गए हैं इसके अंदर, तो आपको ये भी ध्यान रखना है। यहाँ पे आपके भारत के जो उपराष्ट्रपति है वो दिए गए हैं। अब इनको क्रम के रूप में सेट करना है कि पहले कौन से उपराष्ट्रपति बने, उसके बाद में कौन थे। तो ये उनका जो स्टेप बाय स्टेप क्रम है वो आपको पता होना चाहिए। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन 1962 से 1967 तक इनका कार्यकाल रहा था, डॉक्टर जाकिर हुसैन। फिर वीवी गिरी आए 1967 से 1969 तक उन्होंने कार्यकाल किया, उनका कार्यकाल रहा। डॉक्टर बीडी जत्ती 1974 से 1979, के आर नारायणन 1992 से 1997 तक का कार्यकाल रहा था। यहाँ पे साथियों इसमें दिया गया एक तो 2 वक्तव्य दिए गए हैं, अभिकथन ए और तर्क आर के रूप में चिन्हित किया गया है। दोनों वक्तव्यों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा सत्य है, तो ये आपको बताना है। ओके, तो यहाँ 2 कथन दिए गए हैं। कौन सा कथन है? पहला एक कथन है भारत लोकतांत्रिक है, और आर तर्क दिया गया है भारत का अपना स्वयं का संविधान है। तो ये तो सबको पता है कि भारत का अपना स्वयं का संविधान है। तो इसके अंदर बी क्या दिया गया? बी दिया गया है इसके अंदर ऑप्शन। ए और आर दोनों सत्य है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। कथन तो दोनों सत्य है साथियों, ए भी सत्य है और ये सेकंड जो है तर्क ये भी सत्य है, लेकिन इसकी जो व्याख्या है वो नहीं हुई हो रखी है इसके अंदर। पूरा ये पैराग्राफ पढ़ लेते हैं अपन इसमें। इसका आंसर, भारत एक लोकतांत्रिक देश है क्योंकि विधायिका चुनने का अधिकार यहाँ के नागरिकों के पास है। भारत गणतंत्र देश भी है क्योंकि देश के सर्वोच्च नेता का चुनाव नागरिकों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। भारत में संसदीय व्यवस्था को अपनाया गया है तथा भारत का अपना संविधान है। 19वां क्वेश्चन है साथियों, भारत निम्न में से कौन भारत की रक्षा सेवाओं से संबंधित सभी मामलों के लिए प्रत्यक्ष रूप से संसद के प्रति उत्तरदायी है? इन्हें संसद के प्रति कौन उत्तरदायी है? तो इसके अंदर आ जाएगा रक्षा सेवाओं से संबंधित। रक्षा सेवाओं से संबंधित तो प्रत्यक्ष रूप से कौन रहेगा संसद के प्रति? आपको पता है रक्षा मंत्री रहेगा। भारतीय रक्षा सेवाओं से संबंधित सभी मामलों के लिए प्रत्यक्ष रूप से संसद के प्रति रक्षा मंत्री उत्तरदायी है। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है तथा समस्त कार्रवाई राष्ट्रपति के नाम से की जाती है। यह बात भी आपको ध्यान रखना है। नीति आयोग ने बिल एवं मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के साथ भागीदारी में प्रारंभ किया पोषण ज्ञान।
21वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में अनुच्छेद 338 बी पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय आयोग अंतः स्थापित किया गया। इसमें आ जाएगा 102वां संविधान संशोधन अधिनियम 2018 में। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 338 बी के तहत पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय आयोग अंतः स्थापित किया गया। इसे सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के संबंध में शिकायतों और कल्याणकारी उपायों की जांच करने का अधिकार पहले राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग एनसीबीसी सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय के तहत एक वैधानिक निकाय था। 22वां दक्कन का पठार मुख्यतः बना होता है, तो ये बेसाल्ट। पूरा पढ़ते हैं साथियों इसको। दक्कन के पठार को विशाल प्रायद्वीपीय पठार के नाम से जाना जाता है। दक्षिण भारत का मुख्य भाग इस पठार पर स्थित है। यह पठार त्रिभुजाकार है। इसके उत्तर की सीमा सतपुड़ा और विंध्य पर्वत श्रृंखला द्वारा तथा पूर्व और पश्चिम की सीमा क्रमशः पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट द्वारा निर्धारित होती है। इसका विस्तार 7 राज्यों में है। क्या दक्कन के पठार का 7 राज्यों में विस्तार है। सर्वाधिक विस्तार कौन सी जगह है? महाराष्ट्र में है। और ये ज्वालामुखीय बेसाल्ट चट्टानों से बना है। क्या? ज्वालामुखीय बेसाल्ट चट्टानों से बना हुआ है और ये काली मिट्टी का क्षेत्र है। और इस पठार के पूर्वी भाग को विदर्भ कहा जाता है। ओके साथियों, अगला क्वेश्चन अपना 23वां। निम्न में से कौन सा अब तक स्थापित जैवमंडल निश्चय में शामिल नहीं है? तो इसमें आ जाएगा डी, कच्छ की खाड़ी। कच्छ की खाड़ी इसमें सम्मिलित नहीं है। कच्छ की खाड़ी अब तक स्थापित जैवमंडल निश्चय में शामिल नहीं है। भारत में वर्तमान में 60,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में पहले 18 अधिसूचित बायोस्फीयर रिजर्व है, जो इस प्रकार है। जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र अवस्थिति राज्य पहला गया नीलगिरी पहले शामिल होने के कारण, यह तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल में। और नंदा देवी उत्तराखंड में, नोकरेक तेरा रेंज मेघालय में, तुरा रेंज मेघालय में, मानस असम के अंदर है, सुंदरबन ये पश्चिम बंगाल में साथियों, मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु में, ग्रेट निकोबार अंडमान और निकोबार है। इसमें आ गया यहाँ सिम्पलीपाल, ये उड़ीसा में है। डिब्रू सेखोवा असम के अंदर है। दिहांग दिबांग अरुणाचल प्रदेश में है। पंचमढ़ी ये मध्य प्रदेश में है। कंचनजंगा सिक्किम के अंदर। अगस्त्यमलाई ये केरल और तमिलनाडु में। असनाकमार अमरकंटक मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में। कच्छ का रण देश का सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व, यह गुजरात में साथियों। शीत रेगिस्तान हिमाचल प्रदेश में है। और शेषाचलम पहाड़ियाँ आंध्र प्रदेश में। पन्ना मध्य प्रदेश में है। निम्न में से किस राज्य की सीमाएं 4 राष्ट्रों की सीमाओं से जुड़ी हुई है? तो इनमें से कोई नहीं है। इसका देखते हैं साथियों। अंतर्राष्ट्रीय सीमा उत्तर प्रदेश राज्य की नेपाल से, असम की भूटान और बांग्लादेश से, जबकि नागालैंड की म्यांमार से लगती है। पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश तथा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख 3 देशों के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। भारत का कोई भी राज्य 4 देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा नहीं करता।
निम्न स्थानों में से कौन सा स्थान दिसंबर में अधिकतम सूर्य प्रकाश प्राप्त करता है? तो यह आ जाएगा इसमें कन्याकुमारी। कन्याकुमारी आ जाएगी साथियों। कन्याकुमारी दिसंबर माह में सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती है। यह मकर रेखा के सबसे नज़दीक है, इसलिए यह स्थान दिसंबर माह में अधिकतम सूर्य प्रकाश प्राप्त करता है। गौरतलब है कि कन्याकुमारी प्रायद्वीपीय भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है। यह आ जाएगा साथियों। सुमिलित कीजिए। एक तरफ तो इस्पात संयंत्र दिए गए हैं और दूसरी तरफ राज्य है। अब इसके अंदर जमशेदपुर, यह कौन सी जगह है संयंत्र? झारखंड में। राउरकेला जर्मनी की सहायता से ये ओडिशा में। भिलाई सोवियत संघ की सहायता से ये इस्पात संयंत्र बना था और छत्तीसगढ़ में। दुर्गापुर ब्रिटेन की सहायता से बनाया गया था, यह पश्चिम बंगाल में। 27वां क्वेश्चन है साथियों, निम्न में से कौन सा व्यवस्थापन उत्तर से दक्षिण पर्वत श्रृंखलाओं के उनकी अवस्थिति के अनुसार सही है? 1, 2, 3, 4 ये इसी क्रम में रहने वाला है साथियों। काराकोरम, लद्दाख, जांस्कर और पीर पंजाल। ये गार्डविन ऑस्टिन काराकोरम की सर्वोच्च चोटी है। कर्क रेखा गुजरती है, कहाँ से गुजरती कर्क रेखा? मध्य प्रदेश से। भारत उत्तरी गोलार्ध 8 डिग्री 4 से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश और 68 डिग्री 7 से 7 अक्षांश से 97 डिग्री 25 अक्षांश पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है। इसलिए कर्क रेखा लगभग भारत के मध्य से गुजरती है साथियों, और ये 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ये आपको ध्यान रखना है। पहला गुजरात है, दूसरा राजस्थान है, तीसरा मध्य प्रदेश है, चौथा छत्तीसगढ़ है, पांचवा आपका झारखंड है, छठा पश्चिम बंगाल है, सातवां त्रिपुरा और आठवां मिजोरम है। इन राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। कर्नाटक मंडल पट्टी पर्वत जो समाचारों में था, नीले फूलों से हरा भरा है, जो पुष्प 12 वर्षों में केवल एक बार पुष्पित होते हैं। इस पुष्प का नाम बताइए। नीला कुंजरी, उस पुष्प का नाम क्या साथियों? नीला कुंजरी। कर्नाटक का मंडल पट्टी पर्वत जो समाचारों में था, नीले फूलों से हरा भरा है, जो पुष्प 12 वर्षों में एक बार पुष्पित होते हैं। इस पुष्प का नाम नील कुंजरी है। देखो साथियों, समाचारों में था, अब यहाँ से क्वेश्चन बन गया। साथियों, जो अगले क्वेश्चन है वो हम अगले वीडियो में देखेंगे, क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़ा हो गया है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ साथियों वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। जो अगला वीडियो आएगा साथियों, उसका नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाएगा। इसके लिए आप जो बेल आइकन है उसको ऑल कर दीजिए। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद।